अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। रोज़ की आदत है दफ्तर आते ही चंद अखबारात का मुताला करती हूँ। आज एक अखबार की शह सुर्खी ने मुझे हिला कर रख दिया। यकीन नहीं आ रहा था कि ये अखबार की हेडलाइन है जिसमें औरत मार्च की ख़वातीन के लिए गाली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। किसी को उनसे इख्तलाफ हो अपनी जगह, किसी को उनके कामों और नारों पर शक हो वो भी अपनी जगह, लेकिन हमारी माशरती पस्ती का ये हाल हो गया है कि अब अखबारात में गालियाँ शाये होंगी। इख्तलाफ करना सबका हक। वाकई इस मामले में आप संजीदा हैं तो इनके खिलाफ अदालत चले जाएं। गाली देना तो आसान काम है और इससे तो आपने उनकी मदद की है। मैंने देखा है कि जो ख़वातीन औरत मार्च के ख़िलाफ़ थीं, आज की शह सुर्खी से उनके दिल में भी औरत मार्च करने वालों के लिए नरम गोशा पैदा कर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बैठे हुए नीम हकीम, अपने आप में अल्लामा, गाली को भी इस्लाम की रूह से दुरुस्त करार दे रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। दीन इस्लाम जो सबसे ज़्यादा हुकूक, मर्तबा, इज़्ज़त और एहतराम औरत को देता है, वो किसी भी औरत या किसी भी इंसान के लिए गाली देने, बुरे नाम से पुकारने की कैसे इजाज़त दे सकता है? मुसलमान हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे रहबर व मोहसिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनका अमल यह है कि वो काफ़िर ख़वातीन को भी इज़्ज़त बख्शते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? होना तो ये चाहिए कि अगर आपको लगता है कि कोई गलत राह पर है तो उसकी इस्लाह की कोशिश करें। आप समझते हैं कि औरत मार्च करने वाले किसी साजिश का हिस्सा हैं तो अदालत जाएं, साबित करें, ताकि आपके अमल से कोई फ़ायदा भी हो। गालियाँ देने से क्या होगा? ये ना सिर्फ अल्लाह के यहाँ काबिल गिरफ्त होगा बल्कि आज भी काबिल मजम्मत अमल। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए बाक पार्टी से वोट क्यों लिया है? मरियम नवाज़ की तनकीद के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस ने पीपल्स पार्टी और ANP को शोकोज नोटिस जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी और ANP को जवाब के लिए 7 दिन की मोहलत भी दे दी गई है। जवाब आने के बाद नाज़रीन PDM के सरबराही इजलास में आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। जी दूसरी जमात जी भेज रहे हैं, आज भेज रहे हैं जी। क्या मतन क्या है सर उसका? मतन क्या है सर उसका? मतन ये है कि ये आपने किया है, अच्छा, आपने हुकूमती बैंच से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है। ये PDM के जो मंशूर है, जो बयानी है, उसके खिलाफ। अगर वो जवाब कोई तसल्ली बख्श देते हैं तो उसको कोई गुंजाइश है या आप लोग फैसला कर चुके हैं कि उनको निकालना है? नहीं, मेरा फैसला नहीं है, PDM का फैसला होगा। मेरा काम तो शो कॉज जारी करना, जो सदर साहब का हुक्म था। जब जवाब आएगा उसको PDM कंसिडर कर लेगी। अब नाज़रीन, लगता नहीं है पीपल्स पार्टी शो कॉज का जवाब देगी। बिलावल के तर्ज़े अमल से एक बात वाज़ेह है कि वो PDM के फैसलों को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। बिलावल कह रहे हैं कि वो तनहा अपोजिशन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि जमहूरी अंदाज में तहरीक चलाने का फ़न भी सिर्फ उनके पास ही है। अफसोस के साथ सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ऑपोजिशन कर रही है। बाकी जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही कर रहे हैं। इसका जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हो रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कामयाबी है हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हजम नहीं। पंजाब में कठपुतली सरकार को गिरा के आगे बढ़ते इस्लामाबाद पहुंचते हुए वो खुद ही भाग जाते। अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम अपना इज्जत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ना कल किया, ना आज किया, ना आने वाले कल पे करेंगे। गिलानी साहब जब हमारा वजीर आजम था तो उसको नाअहल किया गया, उन्हीं जमातों ने कोर्ट जाके नाअहल करवाया और हम उनके आज शुक्रगुजार हैं कि उनकी वोटों की वजह से हम सेनेटर भी बने। तो जनाबे वाले लफ्जी गोलाबारी तो फिर दोनों तरफ से हो रही है ना। बिलावल भुट्टो के बयान पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल भी आया और वो कह रहे हैं कि बिलावल सियासी तौर पर नाबालिग करार दे रहे हैं उनको। पार्टी ने 9 जमातों को साथ न देके इस निज़ाम के लिए एक नई लीज ऑफ लाइफ दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सियासत में नौमौजूद हैं, अभी उन्हें लंबा सफर करना है, इसलिए वो गुफ्तगू में एहतियात करें। ऐसी बात ना करें कि जिससे मुश्किलात खुद उनकी जमात के लिए भी पैदा हों और जमहूरी जद्दोजहद के लिए भी पैदा हों। नाज़रीन, दोनों जमातों के बयानात आपके सामने हैं, रहनुमाओं के बयानात आपके सामने हैं, जो कि बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। आज सेनेट के इजलास में तो बाकायदा सफबंदी हुई है। मुस्लिम लीग नून और JUI ने अपनी हिमायती जमातों के साथ मिलकर आज़ाद अपोजिशन ग्रुप के नाम से अलहदा सीटें मुख्तस करने की दरख्वास्त कर दी है। जो सेनेट में पीपल्स पार्टी और ANP के साथ सीट पर बैठने को तैयार नहीं है, वो मिलकर हुकूमत कैसे गिराएंगे? I'll carry the opposition with me। गवर्नमेंट की तरफ से कभी बोलने में
अगर मुश्किल भी होगी उनकी हम आवाज़ बनेंगे। जो भी इस मुल्क में जो तकलीफ़ हैं वो आपको भी हैं, इस साइड पे भी हैं, इस साइड पे भी हैं। इस दफ़ा जिस तरह ट्रेरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए ऑपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए, उनसे एक और लहर उठ गई। हमें अपनी बात करने की इजाज़त आप लोग तशरीफ रखें, बाद में दिलावर खान साहब बात कर लेंगे। जी आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी, सेनेटर साहब तशरीफ रखें। तो आपको ये भी याद होगा कि इस्तीफों से मुतालिक, लॉन्ग मार्च से मुतालिक पीपल्स पार्टी के सीईसी के इजलास में फैसला होना था, जो पहले 4 तारीख को होना था, फिर 5 तारीख को होना था। 15 दिन इंतज़ार किया है और फिर उसके बाद आज का इजलास मुलतवी हो गया। वजह सेनेट इजलास को बताया गया। आज पीपल्स पार्टी ने फैसला करना था कि वो इस्तीफे ना देने पर कायम है या पीडीएम की दीगर जमातों के साथ खड़े हैं। आज ही के फैसलों से लॉन्ग मार्च के दिन का भी तयन होना था। ना लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी, लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फ़ैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। सेनेट का इजलास तलब किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए हमारा सीसी जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कहा जा सकता है कि पीडीएम के परखचे उड़ गए हैं। क्या इमरान खान साहब को गिराने वाले एक दूसरे के गिरेबान तक पहुंच गए हैं? पीडीएम का अंजाम इससे पहले चलने वाली ऑपोजिशन की तमाम तारीख में सबसे बुरा तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी ऑपोजिशन की मुश्तरका तहरीक चलाई गई हैं उनसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर हासिल किया गया है। ये पहली मर्तबा है कि ऑपोजिशन की जमातों ने एक दूसरे से ही कुछ ना कुछ हासिल कर लिया, लेकिन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकें। इस पर बात करने के लिए हुकूमत से मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हबीब साहब। खुशामदीद कहूँगी आपको। मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ के लिए जावेद अब्बासी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। जावेद साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, आप लोगों ने 7 दिन का वक्त दे दिया है। अगर 7 दिन के अंदर अंदर इस शो कॉज का जवाब नहीं दिया जाता तो फिर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पीडीएम का मामला है, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मामला सेटल हो जाएगा। कंफ्यूजन एक जरूर हमारे दरमियान आई है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो तरीकाकार होता है पार्टी के अंदर, वो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पीडीएम की लीडरशिप बैठ के आने वाले वक्तों में इन मामलों का वो जवाब भी आ जाएगा और इन मामलों में कुछ सेटलमेंट इंशाल्लाह हो जाएगी। आप कह रहे हैं सेटलमेंट हो जाएगी। सर, इससे पहले हमेशा होता यही आया है, जिन मामलात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एतराज़ किया गया है वहाँ मुस्लिम लीग नून और JUI फे आप तमाम लोगों ने अफ़ाम तफ़हीम से फिर उन्हीं बातों पर अमल किया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही थी। तो सर, इस बार भी क्या होगा? क्या आप दोनों मिलकर अफ़ाम तफ़हीम कर लेंगे या जवाब आएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, जो उसकी जवाब में अगर वजन होता है, सियासी जमातें आपस में बैठती हैं, इनकी लीडरशिप बैठती है, हम सारी मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हमारे मुख्तलिफ नजरिए हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं, मानता भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो जाहिर है जिसके आर्गूमेंट में ज्यादा कन्विंसिंग हूँ, पीडीएम की लीडरशिप जिसको ज्यादा फेर दे, जिनको आर्गूमेंट में, सारे उसको बात मानते हैं। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि हमारी जमात की सारी बात मानी जाए, कोई और कहे कि नहीं, सिर्फ हम भी ठीक कहते हैं। जमातों के अंदर इसीलिए अलायंस बनती है कि आपस में बैठ के मामला, कभी दफा ऐसा मामला आता है कि मिसट्रस्ट भी आ जाता है, कंफ्यूजन भी आ जाती है, चीजों पे शायद हम एग्री ना हो सके। अब इंटीग्रेशन का मामला। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी सर नून लीग को भी शो कॉज देने की तैयारी में। चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि पूछेंगे कि पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों नहीं की गई। ठीक है, अगर उन्होंने पूछा तो उसका भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, गिलानी साहब को आप लोगों ने ऑपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया। सेनेट में आज़ाद ऑपोजिशन ग्रुप के लिए अलग नशिस्तों का मुतालबा किया। हालत तो यहाँ तक पहुँच गई है कि एक दूसरे के साथ बैठना गवारा नहीं है। तो ये सर पीडीएम वाला फार्मूला ये चलेगा कैसे? आज जैसी सूरत हाल, बिल्कुल जो आप कह रही हैं, आज की सूरत हाल है। आज सूरत हाल में बाकी जमातों के अंदर मिसट्रस्ट हो गया है, बदकिस्मती नहीं होना चाहिए था। और अगर ये बहुत अच्छा होता कि सारी अपोजिशन जमातें बैठकर फैसले करती, जो फैसले हुए थे उन पर अगर मनवान अमल हो जाता तो आज ये मिसट्रस्ट की सूरत हाल पैदा ना होती और आज एक ही अपोजिशन लीडर होता, सारे उसके पीछे खड़े होते तो ज्यादा ताकत के साथ बात होती। लेकिन मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये मामलात झुकती नजर आ रहे हैं। बजाय ये मुश्किलात भी हैं, मुश्किलात बजाय इसमें मिसट्रस्ट भी नजर आ रहा है, ओपिनियन का डिफरेंस भी आपस में नजर आया है और आ भी रहा है।
लेकिन यही लीडरशिप का इम्तिहान भी है कि मेरा ख्याल है आगे दिन भर बैठकर इन मामलों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जावेद साहब, आपको लगता है कि मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जो सूरत हाल अभी बनी हुई है वो सूरत हाल नहीं रहेगी, तो सर फिर इस पे बिलावल शहबाज शरीफ और हमजा से बात करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसी सूरत हाल जिसके आप मुमकिनात की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या ये मुमकिन है कि कुछ वक्त के लिए मरियम साहिबा पीछे हट जाएं और नून लीग से हमजा या शहबाज शरीफ साहब ही पर रब्ता करें? सर जावेद साहब। हेलो जी जी जावेद साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि मरियम साहिबा कुछ अरसे के लिए ज़रा खामोश हो जाएं, साइडलाइन हो जाएं, और हमजा साहब और शहबाज शरीफ साहब इनका रब्ता हो फिर पीडीएम के मामला देखने के लिए, जिनसे बिलावल जा रहे हैं? होता हमारी एक पार्टी है, शहबाज शरीफ साहब इस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो अभी इस वक्त जेल में है। अगर वो बाहर आएंगे तो पीडीएम का हिस्सा है, उसकी वो भी शामिल होंगे। मरियम साहिबा भी जाएंगी मीटिंग में। हमारे अंदर पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है। हम वो पार्टी लीडरशिप। सर यहाँ तो पार्टी के इख्तलाफ की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ बिलावल बात करने को तैयार है हमजा साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, तो मैं उसी तनाजुर में पूछ रही हूँ आपसे। मैं कहता हूँ वो राइट है, शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट है, ये अच्छी बात है। बिलावल साहब ने कहा कि मैं उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि पंजाब के मामले में पंजाब हमजा साहब पंजाब में हमारे अपोजिशन लीडर है, तो उनसे भी वो बात। अच्छा जावेद साहब, सर पीडीएम बहुत जल्द अलहदा होती हुई नजर आ रही है। सर पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि वो हासिल कर चुके, तो बिलावल जो कह रहे हैं कि गिलानी साहब को नाहल करवाने वालों से ही उन्हें सेनेटर बनवाया है, अब मजीद क्या है आपके पास उन्हें ऑफर करने के लिए? वो मजीद आपके साथ चलें? सर देखिए, यहाँ गिव एंड टेक का मामला नहीं है, यह मामला है कि इस वक्त मुश्किलात का अवाम जो है, पाकिस्तान के लोग इस वक्त महंगाई में फंसे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम जो है वो बहुत तकलीफ में है। इस वक्त जो कीमतें बढ़ रही है रोजाना की बुनियादों पर, जो गवर्नेंस की इशू है, जो इस मुल्क में आटा चीनी और गंदम के ऊपर ढाके डाल रहे हैं, जो हुकूमत की नाअहली है, ये बड़े मसाइल हैं जिनको हमने सबने मिलकर मुकाबला करना है। ये मुकाबला नहीं है कि हम में से कौन आगे जाएगा, ये भी मुकाबला नहीं है कि हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर सर साथ नहीं बैठ रहे आप लोग, मिलकर मुकाबला कैसे करेंगे? जावेद अब्बासी साहब, ये थोड़ी समझ में ना आने वाली बात है। सर मुझे ये बता दें सर, मरियम साहिबा की तबीयत दोबारा बिगड़ गई थी, कोरोना टेस्ट हुआ उनका फिर से, तबीयत कैसी है उनकी? सर उनकी तबीयत अभी खराब है, उनकी तबीयत पूरी तरह रिकवर नहीं किया जाए, जो इंशाल्लाह वो रिकवर करेंगी पूरी तरह, वो दोबारा फिर इसी तरह जिस तरह उन्होंने पहले कैंपेन चलाई हुई थी इस हुकूमत के खिलाफ, लोगों के हक के मेरे के लिए, लोगों को मजबूरियां जो है, लोगों के मुश्किलात में, उसी पर पूरी तरीके से इंशाल्लाह वो दोबारा अदा करेंगी अपना रोल। सही सही। जावेद साहब, कायरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। कमर जमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, खुशामदीद कहती हूँ। सर शो कॉज नोटिस आ गया आप लोगों के पास, सर जवाब जमा करवा रहे हैं 7 दिन के अंदर अंदर? मेरी जमात इस पर फैसला करेगी जी कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन मैं तो उसको राई बराबर वजन नहीं देता। मैं समझता हूँ, मैं इस अमल की मजम्मत करता हूँ पर्सनल कैपेसिटी में। ये इंतहाई ना तजर्बाकारी की हरकत की गई है, गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है। पीडीएम कोई जमात नहीं है, और हम पीडीएम के किसी बंदे के, किसी मेंबर के, किसी ओहदेदार की ख्वाहिशों के पाबंद नहीं है। हम किसी जमात के भी पाबंद नहीं है। इसका फैसले करने का तरीकाकार तय है। यहाँ पे कसरत राय से नहीं, इत्तेफाक राय से फैसले होते हैं। सही। और इत्तेफाक राय से जो फैसले हमने किए थे वो 26 पॉइंट्स हैं, उसके एक एक पॉइंट के साथ पीपल्स पार्टी मौजूद है, रेडी है, उसमें इस्तीफे शामिल हैं। अगर उससे इनहिराफ हो रहा है तो वो मुस्लिम लीग कर रही है। इनहिराफ इस बात से हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है। सर आप कह रहे हैं ना तजर्बेकारी किया गया। जी जी कमर साहब, मेरा सवाल ले लें साथ साथ। सर आप कह रहे हैं ना तजर्बेकारी का मुजाहरा किया गया। एहसन इकबाल साहब तो कह रहे हैं कि बिलावल ना तजर्बेकार हैं। सर हेलो, जी जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपसे कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि जो शो कॉज नोटिस दिया गया है या ये ना तजर्बेकारी का मुजाहरा किया गया है, यहाँ पर तो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो ना तजर्बेकारी का मुजाहरा कर रहे हैं। आप मेरा पहले सवाल मुकम्मल होने देते हैं। जी जवाब मैं दे देता हूँ। गुजारिश ये है कि मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले भी इस मुल्क के अंदर इत्तेहाद बनते रहे। ये इत्तेहाद एक खास पॉइंट्स के तहत बने हैं। हम उसके जितने पॉइंट्स थे, तहरीरी पॉइंट हैं जिसपे मुस्लिम लीग के भी साइन है, JUI के भी साइन है, बाकी जमातों के भी है, हमारे भी है। अगर उससे कोई इनहिराफ कर रहा है तो वो मुस्लिम लीग कर रही है। वो कह रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ पॉइंट है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे,
हम कह रहे हैं कि उस पर अमल करें, वो उस पर अमल नहीं कर रहे। वो कहते हैं डायरेक्ट इस्तीफों पे जाएं और औरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। हमारे लिए आप इतराजात खड़े कर रहे हैं, हमारे लिए इतराजात खड़े कर रहे हैं और खुद वो सारे फैसले कर रहे हैं। मतलब हम तो नहीं कह रहे कि आपने कैसे बंदर बांट कर ली सीटों की पंजाब के अंदर। हमने तो नहीं सवाल किया कि मोहम्मद जुबैर उमर साहब जाके आर्मी चीफ से मिलते रहे तो क्या काम करने गए थे, वहाँ चाय पीने गए थे, हम तो नहीं पूछे हमने। लेकिन अगर इस तरह के सवाल करेंगे तो फिर काउंटर में बहुत सारे सवाल हैं जो बदकिस्मती होगी। ये मुस्लिम लीग को अपने रवैये को देखना होगा कि वो जो ये नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग जो सोचे उस पर अमल हो जाए। ये नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग की बात मानी जाए तो हम अच्छे हैं, मुस्लिम लीग की बात ना मानी जाए तो हम बुरे हैं। ऐसे इस तरह नहीं हो सकता। अगर कोई बात जो लिखी हुई तहरीर है उसमें से नहीं मान रहा तो वो मुस्लिम लीग है जो नहीं मान रही। अच्छा सर, पार्टी तो उसमें मनोअन अमल कर रही है। सर अब तो ऑपोजिशन लीडर भी नहीं मान रहे ना सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी साहब को, तो यहाँ से फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या किया जाएगा? सर शहबाज शरीफ साहब को ऑपोजिशन लीडर मानते हैं सर आप लोग? इस पर बातचीत हो रही है? देखिए, ये उन्होंने जो कुछ किया ये भी गलत कर रहे हैं, ये भी नागवारी की हरकत है। और आप जरा गौर कीजिए, उनके इक़दामात से हम अगर आज पीडीएम को नुकसान पहुंचता है और हुकूमत कंफर्टेबल होती है तो फिर डील किसकी है? डील तो उसकी होगी ना जो अपोजिशन को तोड़ रहा है। डील उसकी होगी जो इस वक्त अपोजिशन में दरारें डाल के और हुकूमत का हाथ मजबूत कर रहा है। हम नहीं चाहते, हम नहीं कहते, लेकिन न करें हमारे साथ इस तरह की बातें, ये मुनासिब नहीं है। और अगर मुस्लिम लीग की को मजबूरी है तो वो और बात है। और फिर रहा बात कि जी हसन इकबाल साहब ने कहा कि बिलावल साहब तजर्बाकार नहीं है। अल्लाह करे जो तजर्बा हसन इकबाल साहब का है वो उन्हीं को मुबारक हो, हमें ऐसे तजर्बे से अल्लाह बाजी रखे। सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि जो लोग ये इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर अगर ऑपोजिशन लीडर नहीं मानते हैं सेनेट में गिलानी साहब को, तो क्या आप लोग पीडीएम से अलग हो रहे हैं सर? हो जाएंगे सर? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हम आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे, इंतहा तक कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और अभी भी समझते हैं कि हमारे साथियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, सांस रोक के बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी जमात को इस तरह बिल्कुल कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, और हम कोई उनके सबॉर्डिनेट जमात नहीं है, हम एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमातों में से जमात है, किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे साथ? सही कायरा साहब, सर लास्ट में मुझे ये बता दीजिए, सीईसी का इजलास 5 तारीख को हो रहा था सर, फिर वो मुलतवी होने की तो खबर आ गई, लेकिन दोबारा कब मुनक्किद हो रहा है ये नहीं बताया गया। आज मेरे ख्याल रात को या कल अनाउंस हो जाएगा, अगले चंद दिनों में हो जाएगा। और वो मुलतवी इसलिए हुआ कि 5 तारीख को हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट दोनों का इजलास रख लिए, और हमारे बहुत सारे मेंबर जो हैं सीसी के वो कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान हैं। लिहाजा उनकी पार्टिसिपेशन भी, क्योंकि बहुत अहम फैसले होने हैं, लिहाजा उनकी शिरकत बहुत जरूरी थी, इसलिए इसको चंद दिन के लिए मुलतवी करना पड़ा। सही बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब। फ़ारूक साहब माफ़ कीजिएगा सर, काफ़ी आपको इंतज़ार करना पड़ गया, ज़रा गुफ्तगू वो पीडीएम के हवाले से हो रही थी। फ़ारूक साहब ज़रा ये बता दें, खान साहब बड़े रिलैक्स होंगे, पीडीएम अमली तौर पर तो ख़त्म हो चुकी है, अभी भी गुफ्तगू सुन ही रहे थे आप? देखिए बात यह है कि पीडीएम का तो धड़न तख्ता इन्होंने खुद कर लिया, और आप देखें कि एक दूसरे को चार्जशीट कर रहे हैं, एक दूसरे को शो काजेज इशू कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि ये जिस किस्म का इत्तेहाद है, ये ऐसा इत्तेहाद जो है वो कायम रहे। और आप देखें कि अवाम के सामने तो इनका असली चेहरा जो है वो बेनकाब होके आ गया कि किस तरीके से दोनों तरफ से दिलों में कितनी मुनाफिकत है एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना शुरू हो गए हैं। हुकूमत को सिलेक्टेड, आपस में अपोजिशन एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना शुरू हो गई है। आज जो एहसन इकबाल ने बयान दिया है वो तो लग रहा है कि कितना ज़्यादा सदमे में, कितने ज़्यादा इज़्तिराब में है कि हमसे जो है वो जिए भुट्टो के घरी खुदा बख्श में नारे भी लगवा लिए, बिलावल को छोटा भाई भी बनवा लिया, मरियम साहिबा ने खुद को आसफा और बख्तावर की जगह भी पहुंचा लिया। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जरदारी साहब जो हैं वो इनकी मन की, दिल की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया उन्होंने इस्तीफों की। यही वजह है कि उसको कहा कि हमारा तजर्बा बिलावल से ज्यादा सियासत में। अच्छा जी, वो इतना वैसे फारूक साहब ये यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाइली के लिए तरह इस्तेमाल कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाइली के लिए आप लोगों ने दरखास्त दी हुई है सर, और ये तो आपके लिए अच्छा शगुन साबित हुआ है सर। एक तरफ वो खुद कह रहे हैं कि जहां हुकूमत को भी जरूरत पड़ेगी उनका भी साथ देंगे, दूसरी तरफ उनके ही नाम पर, उन्हीं की वजह से पीडीएम में इतनी फूट पड़ गई है कि एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो ये तो आपके फेवर में चले गए गिलानी साहब। देखें बात यह है
गिलानी साहब वाला मामला भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन मामला ये है कि पीडीएम का तो इसका मतलब ये है कि इनका तमाम एजेंडा इनकी ज़ात पे शुरू होता है, ज़ात पे ख़त्म हो जाता है, अवाम के साथ तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और आप देखें कि बिलावल ने इनको एक और कहा बात कि भाई हमने जिसने नाहल करवाया था उन्हीं से हमने सेनेट के लिए अहल भी करवा लिया, उन्हीं के वोट लेके जो है वो उनको मुंतखब भी करवा लिया। तो जगह जगह के ऊपर जो है वो पशेमानी है, इनके लिए शर्मिंदगी है, रसवाई है। मरियम सफदर की जितनी आप कह लें कि सियासी नापुख्तगी है वो खुल के सामने आ गई है। यही वजह है कि नून से शीन में निकल रही है, वो हमजा से बातें करने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात, देखें ये कहते हैं मामलात हमारे ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये इनकी पूरी तारीख है, 90 से लेके 2021 आ गया, इसी तरह एक दूसरे को बुरा भला ये कहते रहे हैं। सिर्फ कौम को समझने की समझ आ चुकी है कि इनकी तमाम स्ट्रगल जो है वो अपने चोरी को पैसे को बचाने के लिए है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, एनआरओ के लिए है। इसके अलावा ना इनको आवाम का गर्ज है, ना इनको कानून साजी का गर्ज है, ना इनको आइन की बालादस्ती का कोई गर्ज है। इससे इनका कोई मतलब नहीं है, दूर दूर से इनका कोई लेना देना नहीं है। और एक दूसरे के ऊपर जो चीजें अब सामने आना शुरू हो गई हैं, अब तो मैं कहता हूँ मीडिया वालों को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करने की जरूरत नहीं है। आप पिछले 5 साल के बयानात पीपल्स पार्टी नून लीग के वो निकाल के रखें, उनकी रेपुटेशन शुरू हो गई है। वो एक दूसरे को गद्दार कहेगा, वो एक दूसरे को चोर कहेगा। सर आप लोगों की बचत हो रही है, फिर खान साहब के वो तमाम बयानात वो उसके बजाय अब आप लोगों की बचत हो रही है ना। मुझे ये जरा बता दें, महंगाई वाली बात अभी दोनों मेहमान भी कर रहे थे कि महंगाई में पिसी हुई है अवाम, उनको और कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है। तो सर खान साहब, लग रहा है आपको सरकार महंगाई पे काबू पा रही है, क्योंकि अब तो अवाम घबराने की इजाजत मांग रहे हैं। फरूख साहब, इससे पहले मतलब आम तासुर यही है कि इमरान खान साहब जिस बात का नोटिस लेते हैं ना वो चीज़ और बिगड़ जाती है। तो अभी तो खान साहब कह रहे हैं कि रमज़ानों में जो तमाम ये मामलात है महंगाई वगैरह के वो खुद मॉनिटर करेंगे। सर अल्लाह ही खैर करे। फिर देखें बात ये है कि बहुत अच्छी बात है आपने ये सवाल किया, और यकीनन ये अवाम के मुतल्लिका है। और पीडीएम इर्रेलेवेंट हो गई इन तमाम चीज़ों में। इनको अवाम की ना फिक्र है ना अवाम से गर्ज है। अगर फ़िक्र और गर्ज होती तो 40 साल इक़्तिदार में ही अवाम के लिए कुछ करके गए होते। अब आ जाएँ आप, रमज़ान आ रहा है, यकीनन शेख उर्दूनोश के हवाले से हुकूमत ने अहम इक़दामात लिए हैं, खसूसी पैकेज भी लेकर आ रहे हैं। आपके इल्म में है कि ख़ास तौर के ऊपर चीनी की जो है वो कीमत हुकूमत ने 85 रुपये मुकर्रर, लेकिन पुराने रेट्स पर मिल रही है सर, करवाएंगे। और पहली सर गुजारिश सुन लें, ये रवा हफ्ते जो ये हफ्ता शुरू हुआ है, इस हफ्ते के अंदर कीमत कंट्रोल हो जाएगी, नीचे आएंगी। उसके लिए इक़दामात हुकूमत ने ले लिए हैं, जो मैं आपसे बात बताने वाला हूँ। पहला तो बात यह है कि सारा कार्टेल डेवलप हुआ चीनी के दौर के अंदर, ये आज से नहीं है। यही हुक्मरान साहब का हुक्मरान, इनकी शुगर मिले हैं, आसिफ अली जरदारी की 11 शुगर मिले हैं, ये उसके बेनिफिशरीज हैं। आज उस कार्टेल को हिस्सा हाथ पड़ा, सट्टाबाजों को हाथ पड़ा, जो फॉरवर्डेड सौदे करते थे, रेट बढ़ाते थे, बोझ अवाम पे डालते थे। आज उनके खिलाफ फौजदारी के मुकदमे हो रहे हैं, आज उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे हो रहे हैं, नैब उनके खिलाफ तहकीकात कर रही है। ये अमल भी इसी हुकूमत ने आगे बढ़ाया और सिस्टम को हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। पहली बार है पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुकूमत एसेंशियल आइटम्स प्रोक्योरमेंट का पंजाब के अंदर ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। ठीक है, काम हो रहे हैं, लेकिन नतीज नहीं आ रहे ना, आवाम को नतीज नहीं मिल रहे। नहीं कर सकेगा। यकीनन आप इसके नताइज, आपको मुस्बत नताइज नजर आना शुरू होंगे। पहली बार ये हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर रुपया डिवैल्यू होता था, एप्रिशिएट नहीं होता था, यानी तगड़ा नहीं होता था। दोबारा रुपया अपनी जान नहीं पकड़ता था। इस बार 25 रुपये जो है वो रुपया तगड़ा हुआ है, जिससे हमारी जो इंपोर्ट होने वाली दालें हैं, जो खुर्दनी तेल है, घी है, उसकी कीमतों के अंदर कमी आएगी। और हुकूमत उसके ऊपर टैक्सेशन में भी कमी के ऊपर काम कर रही है, ताकि आवाम को जो है उसके ऊपर रिलीफ दिया जाए। और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में शेख उर्दूनोश की कीमतें भी कम होगी। बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर कहाँ मुल्क हमें बैंक डिफॉल्ट में मिला था, कहाँ आज हमने जो है वो हुकूमत ने इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया है। आज आप देखें कि हम नोट नहीं छाप रहे, आज हम मजीद कर्जे नहीं ले रहे, आज हम जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस के ऊपर ले हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है। सबसे बड़ी बात फरूख साहब, आवाम सिर्फ और सिर्फ ये जा रहे हैं कि 3.25 साल हो गए, अब तो कम से कम नताइज मिलना शुरू हो जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो सिंध में कल से स्कूल्स बंद हो जाएंगे, इसके ऊपर एक नई डिबेट शुरू हो गई है। कुछ कह रहे हैं बंद करेंगे, नहीं करेंगे, फिर पेरेंट्स को इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे, कुछ फ़ायदा होगा भी नहीं होगा, इस सब पर मैंने बात करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए ख़तरनाक होती जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर में 5,000 जबकि पूरे पंजाब में 20,000 से ज़ायद बच्चे हैं कोरोना से मुतासर हो चुके हैं और इसी वजह से कोरोना ज़दा मखसूस अजला में स्कूल्स बंद पड़े हैं। पूरे मुल्क के स्कूल्स के हवाले से फ़ैसला कल NCOC में किया जाएगा, लेकिन सिंध जहाँ केसेस निस्बतन कम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ सूबाई हुकूमत ने NCOC के फ़ैसले से पहले ही कल से 15 रोज़ के लिए 8वीं जमात तक के क्लासेस को बंद करवा दिया है। एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यूँ तो नाज़रीन ये पाबंदी प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स दोनों के लिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट वो दो हिस्सों में बढ़ गई है। एक ग्रुप जो है वो क्लासेस बंद करने पर राज़ी हो गया है कि दूसरे ग्रुप ने एहतजाज और धरने का भी ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि वो कल से स्कूल्स नहीं बंद करेंगे। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मेरे साथ मौजूद हैं हैदर साहब आपको खुशामदीद कहूँगी। सर सबसे पहले तो ये बता, जो ये ग्रुप्स की मैं बात कर रही हूँ, अब एक ग्रुप जो एहतजाज कर रहा है, जो नहीं चाह रहा है स्कूल्स को बंद करने का, तो इस फैसले से पहले सिंध हुकूमत के क्या उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था सर? उनसे डिस्कस नहीं किया गया था? हैदर साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। सवाल सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो कुछ स्कूल्स हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, इस बात पर धरने का ऐलान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो कल से स्कूल्स बंद नहीं करेंगे, तो जब ये फैसला किया गया सिंध हुकूमत की तरफ से तो उन तमाम स्कूल्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था सर? उनसे डिस्कस नहीं हुआ था? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हैदर साहब मैं कोशिश करती हूँ कि दोबारा आपसे रब्ता कर सकूँ ताकि आपको आ जाए और जवाब हम तक सही मौसूल हो जाए। नाज़रीन, प्राइवेट स्कूल्स का एक प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हो गया और हम ज़रा देख रहे थे, मैं और मेरी टीम 5 महीने जो ये स्कूल्स चले हैं, तो इन 5 महीनों में 50% की, क्योंकि अटेंडेंस का सिलसिला था, हफ्ते में 2 दिन बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो इन 5 महीनों में सिर्फ 50 दिन बच्चे स्कूल्स गए और उनमें भी कभी स्प्रिंग की छुट्टियां आती रहीं, कभी ऐसे ही वीक ऑफ होता रहा, तो बच्चों ने बहुत कम क्लासेस अटेंड किए हैं। और उसके बाद अब एक बार फिर जब 15 दिन के लिए स्कूल्स बंद हुए हैं, उसके बाद फिर 2 महीने की छुट्टियां आ रही हैं, तो ये पूरा साल बच्चों का जो है वो कोरोना का शिकार हो गया। उसके बाद अब एग्ज़ाम्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फीस की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को आ रहे हैं कि जब फैसिलिटी उस तरह से नहीं मिल रही, जब बच्चे स्कूल्स जा नहीं रहे, तो फिर इतनी फ़ी क्यों पे की जाए? हैदर अली साहब, सर अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। हैदर साहब मैं आपसे जानना सबसे पहले ये चाह रही हूँ सर, कुछ स्कूल्स हैं जो इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि वो बंद नहीं करेंगे कल से स्कूल्स, वो धरना भी देने की बात कर रहे हैं, तो जब ये फैसला सिंध गवर्नमेंट की जानिब से किया गया है, क्या उन तमाम स्कूल्स के साथ सलाह मशवरे के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद ये फैसला नहीं किया गया सर? हफ्ता 3 अप्रैल को स्टीयरिंग कमेटी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इजलास हुआ, जिसमें हम खुद भी शरीक थे और वहाँ बहुत कैटेगोरिकली ये बात की गई कि एजुकेशन सेक्टर को आखिरी ऑप्शन के तौर पे बंद किया जाना चाहिए जब तक कि मुकम्मल लॉकडाउन न हो, तो तालीमी अदारों को उस वक्त तक बंद नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो परेशान कुन सूरत हाल है वो ये कि तालीमी साल के आखिरी 2 महीने चल रहे हैं और इसमें उन क्लासेस को ही मुअत्तल किया जा रहा है 15 दिन के लिए, जिनके इम्तिहानात जून के बिल्कुल शुरू से हमें लेना है। तो मामला ये है कि अभी अगर 15 दिन के लिए क्लासेस मुअत्तल हो जाएंगी और फिर रमजानुल मुबारक है, ईद की छुट्टियां हैं और उसके बाद फिर इनके इम्तिहानात कैसे होंगे? जुलाई में मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात हैं। तो हमारा इस पर एतराज़ या कंसर्न ये था कि तालीमी कैलेंडर जो है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होगा और अब क्योंकि खुद वज़ीर तालीम ही कह चुके हैं कि बगैर इम्तिहानात के प्रोमोट किया जाना नामुमकिन है, तो हमारे पास इसका कोई सलूशन नहीं बच रहा है। सही। तो इस पर हमने एतराज़ किया। और जहाँ तक आपके इस सवाल के इस हिस्से का ताल्लुक है कि कुछ स्कूल जो है वो बदस्ते जोर जो है वो खोलना चाहते हैं या हुकूमती इक़दाम के बरखिलाफ, तो मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि हम हुकूमती इक़दाम के या इसके फैसले के बरखिलाफ अमली इक़दाम कोई उठाने नहीं जा रहे, लेकिन चूंकि हम स्टेक होल्डर हैं, हम कराची और हैदराबाद और शहरी सिंध में 75% और दही सिंध में जो है वो तकरीबन 30% तालीमी बोझ उठाए हुए हैं। तो जो हमारे कंसर्न्स हैं वो हम जरूर आपके तवज्जुह से
और दूसरे मीडिया के चैनल के तवज्जो सर मैं आपकी बात समझते हुए, आप क्योंकि ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप ये बात कर रहे हैं कि आप कुछ अमली तौर पर नहीं करने जा रहे, लेकिन सर कुछ स्कूल्स हैं जो ये एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं, बाकायदा तारीखें दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल एसोसिएशन भी सर 2 ग्रुप्स में बटी हुई है, तारीखें भी अलग अलग दी जा रही हैं, कब एहतजाज करना है, कब इस बात पर धरना देना है। सर देखिए, इसमें सूरत हाल ये है कि पंजाब में, इस्लामाबाद में ये तारीखें एहतजाज की दी गई हैं। कल इस्लामाबाद में एक धरना है और 8 अप्रैल को फिर दूसरा धरना है। सिंध में हम कल तमाम एसोसिएशंस जो है कल शाम में 5 बजे मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और हंगामी इजलास हमने इसका बुलाया है। तमाम एसोसिएशंस जो है वो यकजा होकर एक मुश्तरका लाहेअमल तैयार करेंगे कि जिसमें हम हुकूमत के सामने अपना मुद्दा जो है वो और ज्यादा मौसर तरीके से रख सकें, क्योंकि जब हमें ऑनलाइन क्लासेस का कहा जाता है तो इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि 60% इलाका जो है वो इंटरनेट की सहूलत से ही महरूम है। 90% से ज्यादा वालिदैन जो है इतने गैजेट्स या इतने सहूलियात नहीं रखते कि वो इंटरनेट पर ऑनलाइन क्लासेस करवा सकें। कनेक्टिविटी का, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल अलग हैं। आज भी हमारी सिंध में जब बात हुई है सक्खर में, दादू में, लाड़काना में, खैरपुर में, तो वहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि न वालिदैन में इतना शऊर है, ना ही बच्चों के पास वो सहूलियात हैं और न उन इलाकों में इंटरनेट की ऐसी सहूलियात है। और खुद सरकारी स्कूल सबसे बढ़कर जो अपनी बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है, वहाँ तो ऑनलाइन का कोई तसव्वुर है ही नहीं। सर, और फिर जो मुख्तसर तबका जिनके पास ये तमाम सहूलियात मौजूद है, उनके लिए तो अमरीकी रिसर्च भी आ गई है कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे नफ्सियाती मरीज बन रहे हैं। सर, ये रिसर्च आई भी अमेरिका की। अब मुझे ये बताइए सर, जरा मैं थोड़ा तफसीली सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। सर, मार्च में स्कूल्स बंद होते हैं, 6-7 माह बंद रहने के बाद सर दिसंबर में बमुश्किल 2 माह के लिए खुलते हैं, फिर सर 26 नवंबर से लेकर 11 जनवरी तक 45 डेज बनते हैं सर, उसके लिए बंद हो जाते हैं, फिर 2.5 माह के बाद अब फिर बंद। कुल मिलाकर बमुश्किल सर 5 महीने पढ़ाई होती है, उसमें से सर 50% बच्चे बुलाए जाते हैं। यानी इस हिसाब से सर एक बच्चा 2.5 से 3 माह ही फिजिकल क्लास लेने आया है सर, और वो भी हफ्ते में 2 दिन। इस तमाम सर डाटा के बावजूद वालिदैन फीसेस पूरे साल दे रहे हैं, हालांकि स्कूल्स की बिजली, सर सिक्योरिटी, इसकी बचत हो रही है। तो क्या ऐसे स्कूल सर रजाकाराना तौर पर फीसेस में कम से कम 5 से 10% ही सही वालिदैन को रियायत नहीं देनी चाहिए? देखिए, सिंध वो पहला सूबा था जिसने अप्रैल 2020 में 20% माहाना फीसों में रियायत देने का फैसला किया था, और अप्रैल से लेकर तक 6 महीने हमने बाकायदा 20% वालिदैन को फीस में रियायत भी की है। जहाँ तक आपका सवाल है कि अखराजात का मामला कुछ शायद कम हो जाता है, तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारे अखराजात में जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो स्टाफ की तनख्वाहें होती हैं, दूसरे नंबर पर इमारतों के किराए होते हैं, बहुत थोड़े से खर्चे जो है वो हमारे कम होते हैं। एम्यूनिटी बिल्स के, सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी बिल्स के जो खर्चे होते हैं वो हमारे कम जरूर हुए, लेकिन इमारतों के किराए जूं के तूं हैं। इसी तरीके से चलें, अगर 5% भी आप लोगों का भी अगर कुछ कमी बेशी हुई है तो वो वालिदैन को भी दे दें, उनका भी कुछ भला कर दें। आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा सर, एक छोटा सा जो लेना है, गालिबन सईद गनी साहब भी फिर साथ होंगे प्रोग्राम में, उनसे भी बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। हैदर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वालिदैन के लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उस पर बात हो रही है। तो सर, आप जो कह रहे थे कि थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जब तक स्कूल्स बंद हो रहे हैं, जब तक मुकम्मल तौर पर ये लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहे हैं, बच्चे स्कूल मुकम्मल तौर पर नहीं जा रहे हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही, तब तक कुछ कंसेशन मिल जाए पेरेंट्स को? जी, 6 महीने के लिए तो हमने 20% माहाना फीसों में रियायत दी है, और उसके बाद सूरत हाल इस पेंडेमिक में ये रही कि हमारे पास 4-4, 6-6 माह की फीसें जो हैं लोगों की जमा हैं, और फीस जमा कराने का जो रेशो रहा 30 से 40% सिर्फ रहा है। अब भी तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो है उनको हर मुमकिन सहूलत वालिदैन को दे रहे हैं। हम केस टू केस इस सब को देखते भी हैं, और इंस्टॉलमेंट में और माहाना इक़सात में जो है तकसीम करके उनसे फीस लेने की बात करते हैं।
सर मजमूई तौर पर कुछ नहीं हो सकता, यानी इज्तिमाई तौर पर देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हम तमाम वालिदैन को इक़्तिसाद की सहूलत देने के लिए भी तैयार हैं, और इसी तरीके से जो डिजर्विंग है, और ये भी एसोसिएशन ने दीगर एसोसिएशंस के साथ मिलकर फैसला किया था कि तमाम प्राइवेट स्कूल जो है कोविड से जो वाकईन मुतासिर हुए हैं, लोग जिनका रोजगार मुतासिर हुआ है, उनको हर मुमकिन सहूलत और फीस में रियायत हम देंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, सईद गनी साहब कह रहे हैं कि इम्तिहान जरूर होगा, प्रमोट किसी को नहीं करेंगे, यानी वो वालिदैन जो सिर्फ 5 माह पढ़ाई की फीस 12 महीने तक पे करते रहे, अब सर इम्तिहान आगे बढ़ाकर सेशन को मजीद लंबा किया जाएगा। आखिरकार सर बोझ तो फिर वही वालिदैन पर ही पड़ेगा ना, अगर गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी फीस में 20% डिस्काउंट का हुकूमत ने जो ऐलान किया था, कुछ तो रियायत वालिदैन के लिए हो जाए सर। जी बिल्कुल, हमने सहाफ़ी हजरात ने भी हमसे ये रिक्वेस्ट की। इसके अलावा सिविल सोसाइटी से जो हमारे पास आया है, हमने तमाम का केस जो है वो कंसीडर किया है। 6 माह हमने मुसलसल ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो है 20% रियायत दी, उसके बाद वालिदैन को किस्तें करके दी। सर अभी तमाम वालिदैन का मसला मैं लेकर बैठी हुई हूँ, फिर आप यहाँ पर भी नजरसानी कर लें। जी यकीनी तौर पर वालिदैन का मामला जो है वो स्कूल से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, और वालिदैन तो हमारे पैट्रन हैं, हमारे सरपरस्त हैं। प्राइवेट स्कूल वालिदैन ही के ताउन से चल रहे होते हैं, और वो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे लिए पार्टी नहीं है। तो हम जितना उनका ख्याल कर सकते हैं हम जरूर करेंगे, और हमेशा ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन जो है वो पेरेंट्स को ये तमाम सहूलत देने के लिए स्कूल वालों को कन्विंस करते रहते हैं। सही। अच्छा सर अली हैदर साहब, एक बात और मैं सुन रही हूँ कि खुदा न खास्ता अगर स्कूल्स जारी रहते हैं, बच्चे अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो फिर स्कूल इस बात पर जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को भी तैयार नहीं है। तो सर फिर आप कह रहे हैं कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। स्कूल्स के पास मजीद ऑप्शंस हैं क्या कि जो आप हुकूमत को दें, आपके लिए भी आसानी हो, वालिदैन के लिए भी आसानी, और स्प्रेड भी ना हो कोरोना? सर जी देखिए, अगर हम तालीम को तरजीह देते हैं और प्रायोरिटी समझते हैं, तो हमने स्टीयरिंग कमेटी में भी इस बात के लिए रिक्वेस्ट की कि वैक्सीनेशन का अमल जो है स्कूलों में फौरी तौर पर शुरू किया जाए, और जिस तरह हेल्थ वर्कर्स को फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर लिया जा रहा है, इसी तरीके से अगर आपने अपनी कौम का तालीमी मुस्तकबिल बचाना है तो आपको स्कूल और एजुकेशन सेक्टर को भी हंगामी बुनियादों पर वैक्सीनेशन की सहूलत देनी होगी। असतुज़ा को वैक्सीनेट करना होगा, बच्चों को वैक्सीनेट करना होगा। तो सिंध हुकूमत ने फिर आपने बात की इस हवाले से, उन्होंने क्या कहा आपको? सर बच्चों को तो वैसे ही वैक्सीन नहीं लग सकती ना, तो अगर टीचर्स के लिए आप बात कर रहे हैं, क्या जवाब दिया सिंध हुकूमत ने? सिंध हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ वफाक की पॉलिसी हमारे सामने दोहरा दी मिनिस्टर साहब ने कि जी पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही थी, अब 50 साल, और इसी तरीके से इसके बाद अब यंग एज के लोगों को भी जो है वो वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। और ये भी मौक़िफ़ रखा गया कि सिंध के पास शायद इतने वसाइल नहीं है और वफाक को उसमें किरदार अदा करना चाहिए। अगर वफाक समझता है कि वैक्सीनेशन जरूरी है तो फिर तालीमी सेक्टर को भी उसी को जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शंस आपके पास भी मौजूद हैं, सिंध हुकूमत भी अपना फैसला सुना चुकी है, लेकिन पेरेंट्स के लिए क्या आसानी हो सकती है, इस हवाले से फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। बहुत बहुत सर आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है नाज़रीन, मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।